अभी तक तो रचना सिंह कहती थी मैं शेर सिंह की शेरनी, अब शेर भी आ गया तो दोनों मिलके लड़ेंगे। हाँ मिलके अभी भी लड़ा हमने। 2023 के चुनाव में भी हमने बराबर से लड़ाई लड़ी और 2026 में भी लड़ी। अगर हम 2023 में अगर दोनों लोग काम नहीं कर रहे होते तो हमें गर्व है कि हम गृह मंत्री के सामने पूर्व गृह मंत्री लगाने में हम सफलता प्राप्त की और उसका हमें बहुत हर्ष है। मुझे नौकरी जाने का एक रत्ती भर भी रंजगम नहीं। तनिक भी नहीं सोचा कि परिणाम क्या होंगे? नहीं, परिणाम की नहीं सोचते। पिताजी ने कहा था कि आप अन्याय के सामने कभी मत झुकना, तो ना मैं झुका हूं और ना झुकूंगा। आपने अब तक कितने इनकाउंटर किए अपनी? 7 इनकाउंटर में हमारा योगदान रहा है। दतिया जिले का ही डकैत था, उसको हमने जाकर के रातों मारा था। ठीक 12 बजे बिल्कुल फेस टू फेस इनकाउंटर हुआ था प्रदेश के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट श्री अशोक भदौरिया जी का, जिन्हें मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी जाना जाता है और उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। ये इस बात का आज भी गर्व है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति पाटिल जी द्वारा राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। सच में आपकी टकराहट मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री सीधी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हो जाती है? नहीं, एक्चुअली टकराव की कोई ऐसी स्थिति थी नहीं। जैसे इनामी बदमाश थे उस समय, कई शहर में 10,000 के इनामी घूम रहे थे। चुनाव का समय था, हमने फरार मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया जो उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते थे और अवैध शराब भी जब्त की गई। तो उन चीज़ों को उनके द्वारा ये माना गया है कि मेरा व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं, जबकि वो एक हमारी पुलिस कार्रवाई का एक हिस्सा था जी। जैसे हमने स्वच्छ और निष्पक्ष जो चुनाव कराया, उस चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने मुझे पुरस्कृत किया उस समय में। 2028 में रचना सिंह या शेर सिंह कौन आएगा मैदान? और ये तो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। मेरी इच्छा तो नहीं है कोई चुनाव लड़ने की, मैं संगठन में ही काम करना चाहता हूँ। तो अब तक आपने खोया है उसकी भरपाई कैसे होगी? कांग्रेस करेगी क्या? आपने अभी बहुत बड़ा सम्मान समारोह भी आयोजित किया आपने, जीतू पटवारी जी का फोटो गायब था, बहुत सारे चैनलों ने इस खबर को उठाया। मानव से भूल कहीं भी हो सकती है, ये बात सही है, उस गलती को हम स्वीकार करते हैं। इस तरीके से आप एससी वर्ग से आते हैं, तो दतिया में आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी है इसमें, तो आगे चल के आप किस तरीके से इसका मुकाबला करेंगे आप? वो हमारी पार्टी से गए थे और मैं उनको आज से नहीं जानता। 2002 में जब मैं यहाँ थाना बसई में पदस्थ था तो वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उनकी पृष्ठभूमि शुरू होती है कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी से। आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय दतिया में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह, उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका रचना शेर सिंह जाटव की होती है। इस शेर सिंह के नाम से आज उन्हें दतिया पहचानती है, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। पूर्व में यहाँ दतिया टीआई रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व इंस्पेक्टर शेर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। कि आपके बारे में जाना जाता है कि आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं और उसी में आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो सबसे पहले उस दौर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही पुलिस विभाग की, और आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी जाना जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए राजा भैया जी, मेरा जन्म ही जो है पुलिस में हुआ। मेरे पिताजी स्वयं के पुलिस कर्मचारी थे और जन्म से ही मैं पुलिस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बचपन में भी पुलिस को देखा है। जब जवान हुआ तो मैं खुद पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे 1995 में मैं भर्ती हुआ और भर्ती होने के बाद मुझे सानिध्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ इस मध्य प्रदेश के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट श्री अशोक भदौरिया जी का, जिन्हें मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी जाना जाता है और उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। मुझे इस बात का आज भी गर्व है और तब भी गर्व था और आगे भी गर्व रहेगा। चंबल में अशोक भदौरिया जी की बड़ा
उस समय जब डकैतों का समय था तो उस समय बड़ा बोलबाला चलता था। बिल्कुल। अशोक भदौरिया जी जिस समय डबरा में थे, मैं बड़ौनी में एसओ था, और हम लोगों ने कई बार मिलकर के जो है डकैतों को सफाया करने की योजनाएं बनाई, और जब भी मुझे कहीं कोई कठिनाई आती थी तो मैं उनसे जो है बिल्कुल मार्गदर्शन प्राप्त करता था। और दतिया में थरेट में रहते हुए हमने कई गैंगों का सफाया किया, और उसी दौरान 2012 में हमारी महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी द्वारा राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया, और इस सम्मान को पाने में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री अनिल शर्मा साहब ने बड़ा जो है मुझे मार्गदर्शन दिया, और साथ में अमूमन पुलिस अधीक्षक इनकाउंटरों से कतराते हैं, लेकिन उनने कंधे से कंधा लगा करके इनकाउंटर किया। खुशी की बात यह है कि मेरे साथ साथ उन्हें भी राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। आपने अब तक कितने इनकाउंटर किए अपने पुलिस 7 इनकाउंटर में हमारा योगदान रहा है। पुलिस विभाग में बहुत ज्यादा आप वायरल रहे उस समय। ऐसा मोड़ आया जब सियासत में आपकी टकराहट मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री सीधी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हो जाती है। नहीं, एक्चुअली टकराव की कोई ऐसी स्थिति थी नहीं। देखिए, गृह मंत्री पूरे मध्य प्रदेश के गृह विभाग को संभालता है, और एक टीआई मात्र जो है एक थाने का प्रभारी होता है, और उसके ऊपर उस क्रम में तमाम आला अधिकारी रहते हैं और उनके अधीनस्थ रह करके काम करता है। और ऐसा नहीं है, वो जब स्वास्थ्य मंत्री थे और अन्य विभाग के मंत्री थे तब मैं यहाँ टीआई कोतवाली दतिया में रहा हूँ, और उस समय जब तक चुनाव नहीं हुआ मैं लगातार ईमानदारी से काम करता रहा, और कभी मेरी ऐसे कोई उनसे संबंध खराब नहीं हुए, और उनने भी कोई अनावश्यक मेरे ऊपर कभी दबाव ऐसा उस समय नहीं बनाया। हाँ, ये बात सही है कि वो मेरी कार्यप्रणाली या जो मेरी सोच थी वो पूरी तरह उससे परिचित नहीं हो पाए। उनने सोचा कि जो अन्य जो टीआई रहते हैं जिस तरीके से वो काम करते हैं उस तरीके से हमारे चुनाव में ये भी काम करेंगे। तो जैसे इनामी बदमाश थे उस समय, कई शहर में 10-10 हज़ार के इनामी घूम रहे थे, चुनाव का समय था, हमने फरार मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया जो उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, और अवैध शराब भी जब्त की गई। तो उन चीज़ों को उनके द्वारा ये माना गया कि मेरा व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं, जबकि वो एक हमारे पुलिस कार्रवाई का एक हिस्सा था जी। यदि वो अगर पुलिस कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता तो उस समय जो तत्कालीन एसपी थे, डीआईजी थे, आईजी थे, चुनाव के पर्यवेक्षक थे, वही हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देते। और 2018 के इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से हमने स्वच्छ और निष्पक्ष जो चुनाव कराया, उस चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने मुझे पुरस्कृत किया उस समय में। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार चली गई, फिर 15 महीने की सरकार जो रही, उस सरकार जाते ही जैसे ही आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री बने, मैं उस समय भांडेर में टीआई था, और गृह मंत्री बनने के तत्काल बाद ही मेरा अटैचमेंट सीधा श्योपुर किया गया भांडेर से। तो उस समय के जो अधिकारी थे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने जानकारी ली मेरे से कि ऐसी क्या घटना हो गई कि आप मंत्री जी का फोन आया कि उसको तत्काल श्योपुर भेजिए। तो मैंने उनको पूरा वाकया बताया, और उस बीच में बात करने के प्रयास भी किया गया कि हमने कहा हमारी पहले बात रखी जाए और उसके बाद जो करना है आप करें। लेकिन उन्होंने किसी बात को सुना नहीं, और वो एक ही बात पे अड़े रहे कि नहीं, उसको टीआई को हमें घर बैठाना है। तो उनने सबसे पहले मेरा कंपलसरी रिटायरमेंट कराया। कंपलसरी रिटायरमेंट कराया तो उस कंपलसरी रिटायर जो था वो बिल्कुल अवैधानिक था। मैं उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
नई दिल्ली में मैंने उसकी जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मेरे साथ गलत हुआ। तो उसमें तत्कालीन डीजीपी श्री विवेक जौहरी साहब थे, उनको और चीफ सेक्रेटरी को वहाँ आयोग द्वारा तलब किया गया। तो उनने मेरा जो है 2 महीने बाद ही आदेश करके मुझे पुनः दतिया में पदस्थ कर दिया। वो बात मंत्री जी को ज़्यादा गुजर गई, उनको जो है ज़्यादा उनको अपमान महसूस हुआ उनको कि मैंने इसको हटाया और ये दोबारा से वापस आकर के वहीं दतिया में ही फिर पोस्टिंग हो गई। तो उससे उनको उनने अपने स्वाभिमान से उसको जोड़ लिया। 1 साल रह करके मैंने लाइन में अपने नौकरी की दतिया में, और 28 फरवरी 2022 को शाम को 8 बजे मेरे पास पुलिस लाइन से कॉल आया कि आपकी एक अर्जेंट डाक आई है और आपको लेना है। मैं तत्काल गया लाइन में। मुझे वहाँ के हवलदार ने एक पत्र दिया जो मेरे टर्मिनेशन का था। वो एक दूसरी छोटी सी विभागीय जांच में जो कि फाइल हो चुकी थी उसमें उनने आदेश कराया और टर्मिनेशन का दे दिया। मैं उसके बाद भी आयोग में गया, तो फिर उसके बाद आयोग ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब जो भी कारण रहे हों मैं नहीं जानता। फिर मैंने उसको कोर्ट में लगाया। कोर्ट में चल रहा है, उसमें एक सिपाही मेरे साथ और भी तमाम 7-9 लोगों के ऊपर वो विभागीय जांच हुई थी। उन 9 लोगों में आरोप जो लगाए गए थे, और उसके निर्णय जब हुआ तो उन्होंने कहा कि समान रूप से आरोप सिद्ध पाए जाते हैं, तो पर समान रूप से सजाएं नहीं दी गई। मुझे टर्मिनेशन दिया कि बाकी को इंक्रीमेंट डाउन करके वो आज भी सेवा में सारे लोग कार्यरत हैं जी। एक कांस्टेबल ने फिर उस इंक्रीमेंट के खिलाफ भी वो कोर्ट में गया। तो उस कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो कोई ऐसा अपराध ही नहीं कि जिसमें इनको सज़ा दी जाए, और ये चार्जशीट ही गलत है। तो सारी की सारी पूरी की पूरी चार्जशीट को क्वैश कर दिया, उसको चार्जशीट को निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने। उसके बाद डीबी बेंच में शासन गई, तो जो भी निर्णय हो, और मैंने भी अपने कोर्ट में लगा रखा है केस। जी, अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस में जो एकदम परिवर्तन की लहर आई है, कुंवर घनश्याम सिंह जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? किस प्रकार का आपने क्षेत्र में घूमा है, जगह जगह आप गए हैं, क्या देखा आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व को कि जिनके द्वारा प्रत्याशी का सही चयन किया गया। आदरणीय कुंवर घनश्याम सिंह जी स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ना तो कोई भ्रष्टाचार का, ना कोई उनके व्यवहार का कोई भी किसी प्रकार का दाग नहीं है। बड़े मृदुभाषी हैं, और भ्रष्टाचार तो उनसे कोसों दूर है, कोसों दूर है। अन्यथा इस विधायक जैसी पद पर रहने के बाद आदमी एक बार से दूसरी बार में जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं कितने भी बड़े से बड़े ईमानदार मंत्री रहे हों, संतरी रहे हों, जो भी विधायक रहे हों, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आरोप लग जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। तो पहला जो कदम था वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये था कि सही व्यक्ति का चुनाव किया उनके। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने आकर के वो चुनिंदा जो लोग यहाँ बुलाए पूरे प्रदेश से, और सबकी मीटिंग लेकर के और उनको जिम्मेदारियां सौंपी। और जिम्मेदारियां कैसे सौंपी, उनका जो फुल प्रूफ जो प्लान था, वो प्लान मैंने इस कांग्रेस के अंदर पहली बार देखा कि जिस प्लान पे कांग्रेस चुनाव लड़ी। अधिकतर उस प्रकार के प्लान सरकारी कामकाजों में हमने बनाए हैं। जो आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो रणनीति बनाई, क्लस्टर से लेकर के बूथ के एजेंट तक, और बूथ के एजेंट्स को चुनाव के दिन, जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन पूरे सारे के सारे लोगों को एक कंट्रोल रूम बना करके उससे जोड़ा कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम उसको निराकरण तत्काल करेंगे। एक कुशल रणनीति रही जीतू पटवारी जी की। बिल्कुल जीतू पटवारी जी की। उसके बाद और उस रणनीति के बाद
जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन प्रभारियों को लगाया गया, उनने पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से काम किया। इस दौरान हमारे जो एक कहते नहीं गुरिल्ला वार जो होता है फोर्स में, उस गुरिल्ला वार की भूमिका में थे आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, जो सारा मैनेजमेंट वो पर्दे के पीछे से देख रहे थे और उनने बड़ा जबरदस्त मैनेजमेंट उनने जमाया। और आदरणीय घनश्याम सिंह जी को उनने उन लोगों के यहाँ भी भेजा। उनने इन बारीकियों पे भी ध्यान दिया कि अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर कोई नाराज है तो उसको मनाने का काम अगर किया तो आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी ने की रणनीति ने किया। इस दौरान आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका और आदरणीय जयवर्धन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपने देखा होगा, पेपरों में भी पढ़ा होगा कि अपने रिजल्ट में आदरणीय जयवर्धन सिंह बाबा साहब अपने रिजल्ट में अव्वल आए इस चुनाव के दौरान। तो और जहां जहां आदरणीय दिग्विजय सिंह जी गए वो सारी पोलिंग बम्पर जीती। और ऐसा लग रहा था कि चुनाव आदरणीय घनश्याम सिंह जी ना लड़ करके जीतू पटवारी जी लड़ रहे हैं। गली कूचे में जाना, उन्हें अगर भूख भी लग रही है तो उनने किसी भी घर में अपने आप घुस करके उनने अपने दतिया को अपना घर समझा, किसी भी घर में बिना बुलाए जाकर के और किसी भी वहाँ घर के मालिक से इवन अचार से तक रोटियां खाएं। प्रदेश का मुखिया अगर इस स्तर पे आकर के काम करेगा तो स्वाभाविक है कि हमारी जीत सुनिश्चित। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव भी है, हम एक पार्टी से थोड़ी लड़ रहे थे, अकेले बीजेपी से नहीं था, 3 लेयर में चुनाव था बीजेपी का। हम सबसे पहले चुनाव लड़ रहे थे आरएसएस से, चूंकि विरोधी प्रत्याशी आरएसएस भूमिका से आते थे। दूसरा चुनाव लड़ रहे थे हम सरकार से, जो पूरे यहाँ 24 मंत्री पड़े हुए थे, खुद मुख्यमंत्री यहाँ रहे और तमाम पूर्व मंत्री और तमाम एक एक पोलिंग पे एक एक विधायक लगा हुआ था। हमारे यहाँ तो गांव का ही कार्यकर्ता काम कर रहा था एक एक पोलिंग पे, और धन बल से लड़ रहे थे वो। इसके बाद भी आदरणीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमने विजय प्राप्त की, गर्व का विषय हमारे दतिया के लिए। जी, जिस तरीके से लगातार सियासत में रचना सिंह का चेहरा दिखाई दे रहा था, आपकी कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है, आपने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये बात सही है कि चूंकि मुख्य भूमिका में वही थी और उनकी सहायता के लिए हम काम जरूर कर रहे थे, लेकिन हम जो विधिवत सदस्यता जो होती है वो मेरे द्वारा नहीं ली गई थी। और जब मुझे लगा कि जब फील्ड में जाके काम करना ही है तो विधिवत सदस्यता लेकर के काम किया जाए, तो इस कारण से मैंने सदस्यता ली और कंधे से कंधा मिला करके हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। तो आगामी 2028 में रचना सिंह या शेर सिंह कौन आएगा मैदान में? और ये तो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। मेरी इच्छा तो नहीं है कोई चुनाव लड़ने की, मैं संगठन में ही काम करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने विभाग में जो है, विभाग भी हमारा एक संगठन ही होता है जी, और उसमें संगठन जो बनता है और उसके जो अनुभव है, मैं उस अनुभव के आधार पर संगठन में ही काम करना चाहता हूँ। और बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें श्रीमती रचना सिंह ही काम करेंगी। जी, तो संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी क्या कांग्रेस की तरफ से? नहीं, ये तो देखिए शीर्ष नेतृत्व है, अगर उनको मेरे काम करने का तरीका या अनुभव जो भी पसंद आएगा तो उस हिसाब से देंगे या नहीं देंगे, मेरी कोई इसमें लालसा भी नहीं है। और ना मैं इसके प्रति, वो मेरी विचारधारा कांग्रेसी है, कांग्रेसी विचारधारा के प्रति मैं बिल्कुल काम करता हूँ। और जिस तरीके से आज हमारे राहुल गांधी जी छात्रों की राजनीति, छात्रों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद में छात्रों से संवाद हो, चाहे कोटा में हो, चाहे दिल्ली में हो, और उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और पहली बार हुआ जो बीजेपी ये कहती थी कि हमारी पार्टी में कभी इस्तीफा नहीं होते, वो राहुल गांधी जी ने जंतर मंतर पर करके दिखाया कि इस्तीफा भी करवा दिया। और उन्हीं की हम जो है आचार विचार से प्रेरित हैं
तक तो रचना सिंह कहती थी मैं शेर सिंह की शेरनी, अब शेर भी आ गया तो दोनों मिलके लड़ेंगे। अब हाँ, BJP मिलकर से। अभी भी लड़ा हमने। 2023 के चुनाव में भी हमने बराबर से लड़ाई लड़ी हाँ। और 2026 में भी लड़ी। अगर हम 2023 में अगर दोनों लोग काम नहीं कर रहे होते तो हमें गर्व है कि हम गृह मंत्री के सामने पूर्व गृह मंत्री लगाने में हमने सफलता प्राप्त की और उसका हमें बहुत हर्ष है। और हमें, और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, मुझे नौकरी जाने का एक रत्ती भर भी रंजगम नहीं है। क्यों? मुझे रंजगम इसलिए नहीं है कि मैं तो नौकरी में रहते हुए भी जनसेवा कर रहा था और उसके बाद भी आज भी जनसेवा कर रहा हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। नहीं, आपने देखे होंगे रिटायर होने के बाद TI गुमनाम हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं लगता। तो मुझे उस चीज का भी कोई रंजगम नहीं। तनिक भी नहीं सोचा कि परिणाम क्या होंगे? नहीं, परिणाम की नहीं सोचते, परिणाम की नहीं सोचते, परिणाम की हम सोचते ही नहीं है। काम करते रहिए, परिणाम तो अपने आप आएंगे। और चूंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि आप अन्याय के सामने कभी मत झुकना, तो ना मैं झुका हूं और ना झुकूंगा। न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे अपने लिए लड़ें या दूसरों के लिए लड़ें। जो अब तक आपने खोया है उसकी भरपाई कैसे होगी? कांग्रेस करेगी क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो जब आदमी स्वयं कर्म करता है, स्वयं जब कर्म करता है तो उसका फल मिलता है। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा सम्मान समारोह भी आयोजित किया आपने, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उनको अवधेश नायक जी को बुलाया, प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी को बुलाया। पोस्टर में दोनों के फोटो देख रहे थे लेकिन जीतू पटवारी जी का फोटो गायब था। बहुत सारे चैनलों ने इस खबर को उठाया। ये बात सही है। देखिए ऐसा है, मानव से भूल कहीं भी हो सकती है, ईश्वर तो है नहीं, मानवीय भूल कहीं किसी से भी हो सकती है। ये बात सही है, उस गलती को हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको डिनाई कर रहे हो, स्वीकार करते हैं। चूंकि वो हमारे एक कार्यकर्ता की थोड़ी सी गलती और प्रेस की गलती रही, उसमें हम लोग बाहर थे और गलती से लगा। जीतू पटवारी जी हमारे दिल में बसते हैं और जीतू पटवारी जी जहाँ हम बैठे हैं इसी जगह बैठ करके हमारी बड़ी चर्चा हुई। और ऐसा नहीं है, जीतू प्रदेश के मुखिया हैं और वो जमीनी कार्यकर्ता भी हैं। अनजाने में हुआ है, उसके लिए हम अपने, अगर हमारे संगठन को अगर किसी प्रकार की ठेस पहुंची तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आदमी गिरने से ही सीखता है, आगे के लिए हमको सीख है इस चीज़ के लिए। तरीके से आप SC वर्ग से आते हैं, तो दतिया में आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी है इसमें, तो आगे चल के आप किस तरीके से इसका मुकाबला करेंगे आप? देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारे आदरणीय नेता दामोदर यादव जी ने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, वो हमारी पार्टी से गए हुए हैं और मैं उनको आज से नहीं जानता। 2002 में जब मैं यहाँ थाना बसई में पदस्थ था तो वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष हुआ करते थे जी। तो उनकी पृष्ठभूमि शुरू होती है कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी से। और अभी लास्ट तक आते आते हमारी कांग्रेस में उन्होंने काम किया। कांग्रेस में एक उनका बड़ा कद था और आदरणीय हमारे कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके सामने बैठ के टेबल पर वो चर्चा करते थे। प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे। अब उनको उस समय सेवड़ा से जब टिकट नहीं मिला तो उसके बाद वो जो है आजाद समाज पार्टी का उन्होंने दामन थामा और उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ। तो वहां भी केवल और केवल एक अहरवार जाटव दोहरे समाज, मतलब जिसको हम कहना चाहिए हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के दो तीन इसमें वर्ग हैं हमारी जाति में, जाटव जाति में जो आते हैं जी, उनकी दम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। वहां भी उनके जो है 29,000 वोट आए। बाकी अन्य किसी समाज ने उनके साथ मिलकर के चुनाव में सहयोग नहीं किया। और ठीक वही स्थिति आपने दतिया में भी देखी होगी। और ऐसा नहीं है, दामोदर जी बहुत मजे हुए कलाकार हैं राजनीति के मामले में। और लेकिन इस राजनीति के अंदर केवल एक जाति के आधार पर कभी भी आप किसी का भला नहीं कर सकते और ना ही किसी संसदीय पद पर जा सकते हैं, क्योंकि आपको सबको जोड़ करके चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, ना ही किसी एक जाति के लिए लिखा।
वह संविधान सभी के लिए लिखा, इसलिए मेरा ये सोच है कि हमें सभी जातियों को लेकर के, सभी धर्मों को लेकर के एक राय बनाना चाहिए और फिर उसके बाद हमें राजनीतिक पथ पर चलते हुए उसको सफल आयाम तक ले जाना चाहिए। तो उनके लिए आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा कि 40,000 से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे, लेकिन हमें मालूम था ये बात कि जब हमारे यहाँ कई कांग्रेसी हमारे वरिष्ठ नेताओं की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि दामोदर जी 10 से 15,000 वोट ले जा सकते हैं। तब उनकी सबकी बात को काटते हुए रचना सिंह जी ने कहा था कि नहीं, 20 से 25,000 वोट उनके खाते में जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये आइडिया था कि जो हमारी जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन जो 20 से लेकर के 30 वर्ष तक के बीच की जो होती है, वो उसका टर्निंग पॉइंट होता है। उसमें समझदारी की उतनी सूझबूझ नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो सपने दिखाए जाते हैं वो उसी को सच मानते हैं। तो उन सपनों को देखते हुए उनने कहा कि हमारे, और ये वोट भी उनने दामोदर को नहीं दिए, ये वोट उनने चंद्रशेखर के नाम पे दिए, लेकिन उनके वोट वो बेचारे खराब चले गए, उसका कोई सदुपयोग उनका हुआ नहीं। तो पिछली बार उनने ये सोचा होगा कि पिछली बार भी जो उनने एक बात कही थी कि मैं राजे रजवाड़ों को नस्तानूर कर दूंगा, ये उन्होंने कहा था पिछले इलेक्शन में 2023 के में, और बाद में भी भाषण आया उनका कि हमने जो है लाहौर से लेकर के और भोपाल तक सारे राजे रजवाड़े ख़त्म कर दिए। तो वो दुर्भाग्य था कि उस समय हमारे कई वरिष्ठ नेता उस वर्ग में आने वाले चुनाव हार गए थे, लेकिन इस चुनाव की परिस्थितियाँ अलग थीं। हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने अपने लोगों को समझाया, जो समझदार लोग थे वो आए साथ में, उनने कांग्रेस में वोट दिया। आज उनकी पार्टी में बिल्कुल पूछ परख है, और जब भी वो हमारे स्टेज पे आते हैं, मंच पे आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, उनका वसा आदर सम्मान किया जा रहा है। और मैं तो जो नौजवान है हमारे, उनसे ये कहूँगा कि अगर केवल एक जाति के ही नाम पर अगर चुनाव लड़ना था तो वो अपनी जाति का एक कैंडिडेट उतार देते। जब एक ही जाति का, दामोदर यादव जी की अगर जाति के लोग उनको अगर वोट देते तो कम से कम मेरे ख्याल से जो है उनके वोट 50,000 पे पहुंच जाना चाहिए थे। तो उनकी जाति ने तो वोट दिया नहीं, ना किसी अन्य जाति ने वोट दिया। सिर्फ केवल एक जाटव समाज की जाति के आधार के ऊपर आप अपना वेश बना करके और केवल बाबा बागेश्वर को टारगेट करके अगर कोई आदमी चुनाव जीत जाए तो मेरी तो समझ से परे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम लोग अपने सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव के बाद में बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि सर आपने तो बिल्कुल सही कहा था, हम थोड़े भटक गए और हमने गलत जगह वोट दे दिया, हमारा वोट खराब चला गया, आगे हम इस बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अनुसूचित जातियों की आज की पार्टी नहीं है। इस लोकसभा में प्रथम स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने मीरा कुमार को बनाया था। इस कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान जो संविधान समिति थी, उस संविधान समिति का में जो जगह दी थी अंबेडकर साहब को, वो कांग्रेस पार्टी नहीं दी, किसी अन्य व्यक्ति ने थोड़ी दी। हमारे जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, अनुसूचित जाति को उनके द्वारा उस समय पट्टे दिए गए निर्भूमि लोगों को। आज मुझे बता दें कि उनके बाद अगर किसी आदमी को एक भी पट्टा मिला हो, नहीं मिला। रामराज को मानते हो आप? बिल्कुल श्योर, क्यों नहीं मानते। गुरुद्वारा में दर्शन करने जाता हूँ आनंदपुर साहिब में जी, मैं सभी जगह जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ। मैं देखिए, ईश्वर एक है जी। जब भारत देश जब आज़ाद हो रहा था तब एक नारा आया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। बिल्कुल, सभी धर्मों को आप मानने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सब में मत्था टेकता हूँ। बिल्कुल। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पे आज हमने खास पॉडकास्ट किया एक ऐसी शख्सियत जो इस समय लगातार अभी चर्चा में रहे। हमारे साथ पूर्व टीआई रहे शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रचना और शेर सिंह की ये जोड़ी दतिया में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ कांग्रेस में उभर कर आई है। अब हालांकि राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है जोड़ी का, ये वक्त तय करेगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।